हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पिछली क्लास में जब ये पाठ प्रारंभ किया था, जाज पंचम की नाक, उस पाठ में, उस भाग में हमने पढ़ा था कि भारत की राजधानी दिल्ली में महारानी विक्टोरिया दौरे के लिए आ रही थी, भारत दौरे में। और उस भारत दौरे में जो जो दिल्ली में परिवर्तन हो रहे थे, दिल्ली को सजाया जा रहा था, क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे वो हमने पढ़े थे। उसकी दिल्ली में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह शुरू हो रही थी, दिल्ली को सजाया जा रहा था, संवारा जा रहा था, लेकिन एक समस्या आ रही थी। जो दिल्ली में एक स्थान पर जज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, उसमें नाक नहीं थी। उस मूर्ति की जो नाक थी वो टूट गई थी किन्हीं कारणवश। उस नाक की जो कहानी है, कैसे टूटी, क्या हुआ, उस कहानी को हम पढ़ेंगे। और उसके आगे का हिस्सा यूं शुरू होता है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस पर इस बात पर थी कि जाज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जब आंदोलन हुआ, तहलके मचे, एक समय ऐसा आया था कि कुछ आंदोलन हुए। उन आंदोलनों का परिणाम ये हुआ कि कुछ विरोधी लोग थे, उन्होंने जो जाज पंचम की मूर्ति लगी थी, लाट लगी थी, उसमें उस विद्रोह के द्वारा उस मूर्ति के एक अंग को तोड़ दिया गया, अर्थात नाक को तोड़ दिया गया। फिर राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुईं, आंदोलन हुए, प्रस्ताव पास किए गए, चंदा जमा कराया गया, नेताओं ने अपनी बात रखी, कुछ बहसें भी हुईं, अखबारों में समाचार के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई गई। बहस इस बात पर थी कि जाज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, जो भी आंदोलन होता है, कुछ उसके पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं उनकी ताकत दोनों तरफ होती है। यह आंदोलन चल रहा था। जाज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। अर्थात जब जाज पंचम की मूर्ति लगी थी, तो यहाँ पर जो नाक का तात्पर्य हम प्रारंभ में ही बताए हैं। यहाँ नाक केवल उनकी जो वास्तविक नाक है उस पर बात नहीं हो रही, उनके सम्मान की बात थी, उनकी इज्जत की बात थी। उनके सम्मान को स्थापित करने के लिए, वैसा ही बनाए रखने के लिए लोग अपनी बात रख रहे थे कि उनको, जो विदेशी हैं जिनसे हमारा देश अब आज़ाद हो चुका है, उनकी मूर्ति को भारत में रखने के पक्ष में कुछ लोग थे, कुछ विपक्ष में थे। यही आंदोलन चल रहा था। जाज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। जब रानी एलिजाबेथ का भारत दौरा तय हुआ, तो जो विरोधी लोग थे उन दौरे को प्रभावित करने में लगे हुए थे। जो सहयोगी थे, राजनीतिक पार्टियां थीं, दल थे, उनके साथ उनका कुछ व्यवहार ऐसा वैसा या उल्टा ना हो जाए, इसलिए जाज पंचम की मूर्ति की सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए।
उनकी मूर्ति छोड़िए, मूर्ति के किसी अंग तक भी कोई अन्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी जो मूर्तियां थी वो खड़ी थीं, बनाई गई थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। जिन विरोधी लोगों के हाथ उन मूर्तियों तक पहुंच गए उसको नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया और उन टूटी हुई मूर्तियों को अजायब घर म्यूजियम्स में पहुंचा दिया गया कि हमारा ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर ये रखी हुई है। कहीं कहीं तो शाही लाटों के नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। आपसे जो युद्ध होता था वो युद्ध होता रहा और उसमें जो विजयी रहा उसकी जीत हुई। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। कैसा हादसा हुआ? इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। जो इंडिया गेट में, दिल्ली में इंडिया गेट है, उस इंडिया गेट के सामने एक जॉर्ज पंचम की लाट लगी थी, एक मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति में जो नाक की आकृति थी, नाक थी, वो अचानक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, अर्थात किसी ने उसकी नाक काट दी, तोड़ दी। रानी आए और नाक ना हो। एकाएक यह विचार लोगों के मन में जगा। जो राजनीतिक लोग थे उनके मन में प्रश्न आया कि रानी आई और अगर नाक ना हो, उनका सम्मान ना हो और जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसमें नाक ना हो, बड़ी उहापोह की स्थिति थी। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। यहाँ खैर का मतलब है जो भला चाहते थे देश का, देश की भला चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और जो मामला था, मसला था, वो पेश किया गया। क्या किया जाए? नेता, राजनेता, जो भी देश की भलाई करने वाले लोग थे उनको बुलाया गया और कहा गया भाई क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अगर जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति में नहीं लगी रही तो शायद हमारी नाक भी नहीं रहेगी, हमारा सम्मान भी रानी के सामने नहीं रह जाएगा। उच्च स्तर के लोग बुलाए गए, मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए। ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यहाँ दिमाग खरोंचने का अर्थ क्या है? दिमाग घुमाए गए, अच्छा विचारों को अंदर भरा गया, निकाला गया, भरा गया, निकाला गया। तय हुआ इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। एक मूर्तिकार ढूंढा गया और ढूंढ करके कहा गया फौरन दिल्ली में वो आए। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। जैसे मूर्तिकार आया, उसको मूर्ति दिखाई गई। अभी जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा, मूर्ति दिखाने के पहले उसने जो अधिकारी बैठे थे, हुकाम बैठे थे, राजनीतिक लोग बैठे थे, उनके चेहरे उसने देखा। अजीब परेशानी थी उनके चेहरे पर। कुछ लटके थे, कुछ उदास थे और कुछ बहादबाज थे, अर्थात परेशान थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी। जितने लोग बैठे थे उनमें से किसी एक ने आवाज दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। भी सही बात है। अगर आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले उस समय से ये मूर्ति बनी थी तो वह मूर्ति कब बनी थी
उसका पत्थर कहाँ से आया था, कहाँ बनाई गई थी, किसने बनाई थी, ये सारी जानकारी मुझको चाहिए। अब मूर्ति कब लगी थी तो किसी को जानकारी नहीं थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, देखा, एक की नजर दूसरे से, दूसरे ने कहा तीसरे से, ये जिम्मेदारी तुम्हारी, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया, इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। जो पुरातत्व विभाग था उस विभाग में पहुंचा गया, क्लर्क को बुलाया गया, फाइलें निकाली गईं कि पता करिए ये मूर्ति कब लगी, किसने लगवाई, पत्थर कहाँ से आया था। लेकिन सब ढूंढ लिया गया, कुछ भी नहीं पता चला, कुछ भी नहीं मिला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खाता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अर्थात उन फाइलों के अंदर जितने भी पेपर रखे थे, सभी पेपर्स में दीमक लग चुका था, या उनमें वो पेपर ही नहीं थे जिनमें मूर्ति की सूचना हो, कोई पेपर उनमें नहीं था। हो कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए कि भाई अब क्या किया जाए। अब ये जो कलाकार है वो कहता है मैं बिना सूचना के मूर्ति नहीं बनाऊंगा, नाक नहीं बनाऊंगा, सूचना तो पता चले पहाड़ कहाँ से, किस पहाड़ का पत्थर आया था। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है, और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार मतलब जिम्मेदारी। एक कमेटी बनाई गई और कहा गया कि भाई ये काम होना है, इन किन प्रकार कैसे भी ये नाक लगनी है और इसका काम आप पर है। आखिरकार जिस टीम को ये काम दिया गया था उस टीम को बुलाया गया। उस टीम ने मूर्तिकार को बुलाया, उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, जो मूर्तिकार था उसने कहा, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। चलो भाई, कम से कम हमारा एक जो हमारी परेशानी थी वो दूर हुई। ये मूर्तिकार जाने पत्थर कहाँ से लाना है, कैसा लाना है, वो मूर्तिकार जाने। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, जो उस समूह का सेनापति था, सभापति था, उसने कहा गर्व के साथ, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमको मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। और ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। छोटी सी बात, लेकिन जो विचार भावना थी, वो विचार भावना क्या दिखाती है, उस रानी के प्रति एक भावना, जो उनके अंदर भावनाएं थी वो दिखा रही थी। मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार को जिस चीज की दरकार थी, जिस उद्देश्य से उसने इस कार्य को स्वीकार किया था, उसने जो समूह था उस समूह से पैसा लिया, धन लिया, और धन लेकर के पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। जितनी पत्थरों की खानें थीं वहां पहुंचा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, घुमा, परेशान हुआ, उस रूप रंग का पत्थर ढूंढा लेकिन नहीं मिला, हताश होकर लौट आया। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, ये पत्थर विदेशी है। क्योंकि उस मूर्तिकार को उन लोगों से और पैसे ऐंठने थे, और पैसे चाहिए थे। तो बोला ये भारत का नहीं है, ये विदेशी पत्थर है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशियों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता।
अर्थात हमने विदेशों की सारी चीजें स्वीकार ली हैं। दिल हमारा विदेशी, दिमाग विदेशी, तौर तरीके विदेशी, रहन सहन विदेशी, सब कुछ विदेशी हमने कर लिया, तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? पत्थर विदेशी क्यों नहीं हो गया भारत का? मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके दिमाग में कोई बात आ गई हो। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचे। एक उसकी शर्त थी उस बात को रखने की। जैसे ही वो बात अपनी रखेगा, जो उसका परिणाम निकलेगा कुछ भी हो, लेकिन जो बात रखेगा वह बात न्यूज़पेपर्स तक, अखबार पर, या जितने लोग उस कमेटी या समिति में बैठे थे, उस समिति की और उस कमेटी के बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए, ऐसी उसने बात रखी। अब जो सभापति था उसको तो भाई ये चाहिए है कि ऐसे कैसे कुछ भी हो जाए, मूर्ति लगनी चाहिए। चपरासी को हुक्म किया गया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, अपनी बात जो सोच के रखा था उसने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी तो हैं। अगर इजाजत हो, आप लोग ठीक समझें, तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। ये मूर्तिकार का अपना पक्ष था, अपनी विचारधारा थी, अपनी सोच थी। ऐसा मूर्तिकार ने क्यों कहा होगा? क्योंकि वो देख रहा था कि जितने लोग ये बैठे हैं इस सभा में, सभी लोगों का ईमान मर चुका है। इनका अपना देशभक्त जो था अपने अंदर, वो नहीं रह गया। तब उसने ये बात कही कि अपने देश में नेताओं की बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे नेता हैं, अलग अलग राज्यों के लोकप्रिय नेता हैं। अगर आपकी इजाजत हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं उन सब लोगों की नाक को मापूं, जाज पंचम की नाक की माप लूं, और जिसकी भी नाक इस लाट पर ठीक ठीक बैठ जाए उसे निकाल लिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा, जितने सभा के लोग थे सबने एक दूसरे की ओर देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बहदवाशी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन होशियारी के साथ, इस मूक सहमति में बहुत बड़ी बात छिपी है। बात है तो समझने की। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बहदवासी के बाद खुशी तैरने लगी। एक बार मन में आया, क्षणिक थोड़ा सा दुख पैदा हुआ, बहदवाश हुए, लेकिन एक क्षण के बाद ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, जाओ, अपने देश के जो बड़े नेता हैं, जिनकी मूर्तियां कहीं पर लगी हैं, उनकी नाक उतार लाओ, लेकिन बड़ी होशियारी से। ध्यान रहे, ये आप काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये काम आपको होशियारी के साथ करना है। इस छोटे से शब्द समूह का अर्थ लेकिन बड़ी होशियारी से क्या भाव दिखा रहा है यहां पर? आप अपना सम्मान उतार के बेच दो, अपना आत्मसम्मान बेच दो, लेकिन जो विदेशी आ रही है, भारत दौरे पर आ रही है रानी, उसके सम्मान पर चोट नहीं लगनी चाहिए, आत्मसम्मान रहे ना रहे। ऐसी सोच है, और यही सोच आज भी हम देख रहे हैं। और मूर्तिकार को ऐसी ताकीद दे करके भेज दिया गया। अब मूर्तिकार आगे क्या करेगा, कहां कहां जाएगा, किन किन मूर्तियों को देखेगा, खोजेगा, ढूंढेगा, इस बात की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।